हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग की कोर्स की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं HTML लिस्ट के बारे में कि HTML लिस्ट क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बताया था और अब भी बता देता हूं कि ये कोर्स सिर्फ आपको AKTU एग्जाम में पास कराने के लिए है। यानी आप अगर आपके सेमेस्टर में वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट है तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि HTML लिस्ट के बारे में कि एक HTML में लिस्ट क्या होती है, तो लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो लिस्ट यूज की जाती है कुछ इंफॉर्मेशन को लिस्ट करके दिखाने के लिए। अगर इसके बारे में बात करें तो ये तीन तरह की लिस्ट होती है। एक हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, दूसरी हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन यानी डिफिनेशन लिस्ट होती है। अब आगे अगर हम बात करें, इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं उससे हम डिस्कस करते हैं। नोट कह रहा है कि वी कैन क्रिएट लिस्ट इनसाइड एनअदर लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट के बारे में, तो HTML ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करें तो जो HTML ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यानी जो भी HTML ऑर्डर लिस्ट होती है या नंबर लिस्ट डिस्प्ले किए जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए जो टैग यूज किया जाता है वो OL रहता है, यानी OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। और उसके अंदर लिस्ट के अंदर जो भी आइटम लिस्ट को दिखाने के लिए LI टैग का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी न्यूमेरिक नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, जैसे आपने देखा होगा कुछ डेटा इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो जैसे वहां पे क्या होता है 1 2 और 3 4 ऐसे कुछ फॉर्म में दे रखी है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक हमारा नंबर ऑर्डर लिस्ट में होता है। उसके बाद क्या होता है, कैपिटल रोमन आता है, उसके बाद स्मॉल रोमन आता है, कैपिटल अल्फाबेट आता है, उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट आता है। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें कि किस तरह से एग्जांपल होता है, जैसे अगर हमें HTML में कोड लिखना है तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑर्डर लिस्ट हो। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर सबसे पहला आइटम हमारा HTML का होगा, दूसरा जावा का होगा, तीसरा जावास्क्रिप्ट और चौथा SQL। ये जो आइटम है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस आइटम की जगह आप कोई भी जिस चीज को आपको लिस्ट में प्रिंट कराना होगा आप उस चीज को शो कर सकते। तो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है, कुछ इस तरह से, जैसे HTML पहले नंबर पे, दूसरे पे जावास्क्रिप्ट, तीसरे पे दूसरे पे जावा, तीसरे पे जावास्क्रिप्ट और SQL। तो इस तरह से ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करता है। अगर आप बात करें OL टाइप, मतलब ऑर्डर लिस्ट में टाइप अगर कैपिटल है, कैपिटल I की है, कैपिटल I यानी कि ये क्या करेगा, रोमन नंबर एक अपर केस में प्रोवाइड करेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो भी हमारी ऑर्डर लिस्ट डेटा को प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, एक रोमन में होगा, रोमन के कैपिटल अल्फाबेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हमने डेटा लिखा तो कुछ इस तरह से आउटपुट हमें लिख के आना है। जैसे ऊपर हमारा था, यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइप डिफाइन कर देना है, मतलब किस तरह का। अगर रैंडमली आप सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी टाइप को तो इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे पहले पे HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इस तरह से चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हम अगर स्मॉल I का यूज करते तो वहां पे रोमन नंबर क्या होता है, लोअर केस में यूज किया जाता है। और अगर कैपिटल A का यूज करते हैं तो अल्फाबेट अपर केस का यूज होता है। और अगर स्मॉल यूज करते तो वहां पे अल्फाबेट लोअर केस का यूज किया जाता है। अगर स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में कुछ बात कर ले तो जैसे कि स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि कहां से हमें क्या करनी है, अपनी लिस्ट को स्टार्ट करना है। जैसे लिस्ट क्या होती है, हमेशा क्या होती है 1 या A या फिर I या फिर इस तरह से स्टार्ट होती है। मतलब सबसे पहले आपने देखा होगा कि A से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब सबसे पहले नंबर से। अगर आप चाहते हैं कि नई लिस्ट हमारी 5 से स्टार्ट हो या 6 से स्टार्ट हो या फिर 7 से स्टार्ट हो, तो इन सारी चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए जहां पे हम ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो उसके टाइप हम दे देंगे कि मतलब जो टाइप है वो कहां से होना चाहिए, 5 से स्टार्ट होना चाहिए। यहां पे देखो ऑर्डर लिस्ट टाइप A, टाइप A का मतलब क्या है कि अपर केस अल्फाबेट को प्रोवाइड करना चाहिए और जो स्टार्ट हो हमारी लिस्ट वो 5 से। आप 5 की जगह 10 से भी लिख सकते हैं, 12 से लिख सकते हैं, मतलब जहां से आपको लिस्ट को प्रिंट कराना होगा आप वहां से उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब उसके बाद जैसे कैपिटल I हो गई, कैपिटल I का मतलब क्या हो गया कि रोमन जो भी रोमन गिनती होती है, रोमन काउंट होता है, उसको क्या करेगा, अपर केस में प्रोवाइड करता है। अब अगर बात करें कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस किया तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग अनऑर्डर में बुलेट्स का यूज करते हैं। बुलेट्स का मतलब कि जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर का यूज नहीं किया जाएगा, जैसे डिस्क हो गई, सर्कल हो गए, स्क्वायर हो गया या कुछ नहीं, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो उस केस में हम उसको अनऑर्डर लिस्ट, मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है लेकिन चीजें डिफाइन होती है। कुछ इस तरह से आपने भी देखा होगा कि स्टार कहीं होता है, कहीं पे सर्कल बना होता है, इस तरह से चीजें लाइन बाय लाइन हमको दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, हमारा अनऑर्डर लिस्ट का काम होता है।
ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में अगर बात करें तो सीधे अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूएल टैग का यूज करते हैं। यूएल टैग का फुल फॉर्म अगर हम डिफाइन करें तो यू से हो गया हमारा अनऑर्डर और यल से हो गया लिस्ट, मतलब अनऑर्डर लिस्ट हो गया। तो यहां से यूएल टैग से यूज करेंगे। जब यूएल टैग से हमने स्टार्ट किया उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट के अंदर हम डेटा डाल देंगे। डेटा के अंदर क्या है, पहला डेटा हमारा एचटीएमएल और दूसरा जावा है, और तीसरा डेटा है वो जावास्क्रिप्ट और चौथा एसक्यूएल है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब क्लोज करेंगे अपना एंकर टैग, उसके बाद हमें आउटपुट देखो कुछ इस तरह से। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी सर्कल होती है। जैसे बाय डिफॉल्ट की बात करें तो देखो बाय डिफॉल्ट में हमने यहाँ पे कोई टाइप नहीं दिया कि आखिर किस टाइप का डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो जब हम टाइप को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा यूएल टाइप सर्कल, अगर यूएल टाइप हमने सर्कल डाल दिया तो जो भी डेटा प्रिंट होगा वो एक सर्कल बुलेट्स के फॉर्म में होगा। सर्कल बुलेट के फॉर्म में होने का मतलब है कि जो भी डेटा प्रिंट होगा वो क्या होगा, एक सर्कल की फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमने एचटीएमएल कोड लिखा, यहाँ पे टाइप हमने डिफाइन कर दिया कि सर्कल होना चाहिए। जब सर्कल टाइप डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है एक सर्कल के फॉर्म में मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें कि डिस्क हो गया, तो डिस्क में क्या करता है कि जनरली जो भी डिफॉल्ट स्टाइल होती है उसको ले लेता है। डिस्क का मतलब डिफॉल्ट स्टाइल को उठा लेता है। द आइटम आर द मेकर बाय विथ बुलेट्स। बुलेट्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और उसके बाद स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर में क्या होता है कि जो भी बुलेट्स होती है कुछ स्क्वायर के फॉर्म में, इस तरह से आपने बहुत सारी वेबसाइटों में देखा होगा, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद नन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कुछ ऑर्डर ही नहीं होगा, बस डेटा प्रिंट हमारा होता रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे डेटा आता रहेगा लेकिन कोई ऑर्डर नहीं होगी। इन दिस स्टाइल द लिस्ट आइटम आर नॉट मेक। तो यहाँ पे क्या होता है, आइटम नहीं मेक होगा। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात करें कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है, कैसे ये वर्किंग करता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी उसी तरह के सेम है जैसे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होती है। मतलब जब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर और दूसरी लिस्ट हमको शो करना होता है। जैसे हमने क्या कर दिया कि मान लो अगर कोई हेडिंग चल रही है हमारे पास, हेडिंग का मतलब अगर हमने मान लिया HTML चल रहा है, अब HTML के अंदर हमें पॉइंट करके लिखना है कि HTML क्या होता है, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, इट इज ओपन सोर्स हो गया। तो इस तरह से जब चीजें दिखाई जाती, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट दिखाई जाती है तो उसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी DL होता है यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग का यूज किया जाता है, DT का यूज किया जाता है, जो भी डिस्क्रिप्शन टैग होता है उसके लिए DT। अब यहां पे इसके बारे में देखते हैं, जैसे DL टैग हो गया, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। उसके बाद DT क्या करता है, डिफिनेशन डेटा आइटम के बारे में डिस्कस करता है। और उसके बाद DD क्या करता है, डिफिनेशन डेटा के बारे में डिफाइन करता है, किसके बारे में, डेटा डिफिनेशन के बारे में। ठीक है। उसके बाद अगर एग्जांपल इसका देखें तो एग्जांपल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने DL टैग यानी DL टैग का मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने शो करा दिया। उसके बाद DT का मतलब जो भी डिफाइन करेगा डेटा टर्म को। अब डेटा हमारे अंदर क्या होने वाला है, जैसा मतलब जो हमारी चीजें हेडिंग में होंगी, जैसे एक पर्टिकुलर अगर कोई हेडिंग होती है, अब उस हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग्स होती हैं। अब सब हेडिंग्स के अंदर कुछ पैराग्राफ्स में कुछ लाइनें होती हैं। तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। अब उसके बाद कर रहा है कि DD का मतलब हो गई जो भी डेटा डिफिनेशन है। अब इस डेटा के बारे में जो भी डिफिनेशन है वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है। तो इसी तरह से इसको शो करते हैं, जैसे प्रिंट होके आएगा कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या होगा, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ये अलग रो में प्रिंट हो गया। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई, SQL इज ए क्वेरी लैंग्वेज हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे अगर हम बात करें HTML फॉर्म के बारे में कि HTML फॉर्म क्या होता है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। HTML फॉर्म के बारे में बात करें जब हमें क्या होता है कि यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है। ठीक है। HTML फॉर्म्स इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर। ठीक है। कुछ डेटा यूजर से हमें कलेक्ट होता है, तो कलेक्ट करना होता है, तो किसके जरिए होता है, फॉर्म होता है। देखो फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जरिए होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप कुछ फॉर्म आपको फिलअप करवाया जाता है। ठीक है। अब अलग बात है कि कुछ जगह डिजिटल हो गया कि आपको फोन से या फिर आप कंप्यूटर से ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जनरली तौर पे क्या होता था पहले या फिर अब भी बहुत जगहों पे होता है कि आपको पेपर और पेन पे फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। तो फॉर्म पे फिलअप करने के लिए हम क्या अपनी बेसिक डिटेल्स देते हैं, जैसे नाम हो गया अपना, ठीक है, नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, डिटेल हो गया, अपने एड्रेस हो गए। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस देते हैं। तो हम क्या करता है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, किसी भी यूजर से कुछ इनपुट लेता है तो किसके जरिए लेता है, फॉर्म के जरिए। तो हमें फॉर्म की नीड पड़ती है वहां पे। तो अब अगर हम बात करें कि HTML के अंदर द फॉर्म एलिमेंट क्या होता है।
फॉर्म एलिमेंट क्या होता है कि जिसके अंदर हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, वहां पे हम फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं। मतलब द HTML फॉर्म्स क्या होता है, एलिमेंट यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के लिए जहां पे हम फॉर्म को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद करते हैं कि जो भी HTML एलिमेंट होता है वो कंटेनर होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स आ सकते हैं, सच एज किस तरह से टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, रेडियो हो सकती है, उसके बाद रेडियो बटन हो गई, हमारे पास सबमिट बटन हो गई, ये सारी चीजें आती हैं हमारे बॉक्स के अंदर। अब इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट एलिमेंट के अंदर क्या आता है कि जब हम इनपुट लेना होता है, जहां पे हमें इनपुट लेना होता है वहां पे इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। द HTML इनपुट एलिमेंट इज मस्ट यूज्ड इन फॉर्म, क्योंकि देखो यूजर से हमें इनपुट लेना है, जब तक हम इनपुट टैग का यूज नहीं करेंगे तब तक हम डेटा से यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। एंड इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन मेनी वे, बहुत तरह से डिस्प्ले हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या, अगर हमें टेक्स्ट लेना है तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इनपुट दिखाएंगे, टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट, जो क्या करेगा एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड हमको देगा फाइल। मतलब कि इस तरह से कुछ फील्ड आएगी आपके पास जिसमें क्या कर सकते हैं हम एक सिंगल लाइन डेटा। अब इसके बाद इनपुट टाइप रेडियो होगा। रेडियो का मतलब क्या होता है कि एक तरह की बटन होती है फॉर सेलेक्टिंग मेनी ऑफ चॉइस, जहां पे बहुत सारे चॉइसेस होती है उसमें से एक चॉइस, जैसे आपने मेल फीमेल के लिए ऐसी बटन देखी होगी, टिक करना हो, तो वो क्या होती है हमारी रेडियो बटन होती है। उसके बाद चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स करने के लिए जब आप फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो नीचे चेक बॉक्स होता है, उसको हमें चेक करके जब चीजें करनी होती है। तो इनपुट टाइप क्या हो गया, चेक बॉक्स से भी होता है। उसके बाद टाइप सबमिट, जब बटन सबमिट से हम क्या करते हैं कि अपने फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए सबमिट बटन का यूज करते हैं, तो वहां पे सबमिट हो गया, डिस्प्ले द सबमिट बटन फॉर द सबमिट इन द समय। उसके बाद क्या हो गया, इनपुट टाइप बटन, बटन होते हैं क्लिकेबल बटन होते हैं, कि मतलब अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमारा फॉर्म क्या होना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि HTML फॉर्म के एग्जांपल के बारे में, किस तरह से हम एग्जांपल को सेट करते हैं, तो एग्जांपल को सेट करने के लिए सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML को डिफाइन कर लेते हैं कि HTML का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे ब्राउजर्स को बताने के लिए होता है। HTML पेज यहां से हमारा स्टार्ट होता है। हेड में हमने क्या किया, टाइटल दे दिया। टाइटल क्या है कि आखिर हमारा किस चीज पे डेटा बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेनेशन करना है। फॉर्म के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो उसके बाद क्या करना है कि हमें क्या करना है, हेड को क्लोज कर देना। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी के अंदर H2 हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी जो हमारा मेन टैग इस तरह से, अगर ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो तो यहाँ पे किस लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सारी चीजें दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे H2 बॉडी के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमने फॉर्म टैग लिया, जो भी फॉर्म टैग है, उसके बाद फील्ड सेट किया। फील्ड सेट में लीजेंड हो गया, यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लेंगे। उसके बाद लेबल हमने लगाया, लेबल के लिए हमने यूजर का फुल नेम मांगा। उसके बाद लाइन ब्रेक करने के लिए यहां लिया। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम अपनी कोडिंग करते हैं तो कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से बन के आएगा, जो आउटपुट हमारा है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर हमें आउटपुट शो कराना है। अगर आप आउटपुट शो कराते हैं, ठीक है, जब आप आउटपुट दिखाते हैं तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है तो उस समय वो क्या करेगा, आपके कोड को नहीं देखेगा, सिर्फ आपके आउटपुट को देखेगा। अगर आपका आउटपुट सही है तो आपको वो पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई चेक नहीं करता है, एवरेज मार्किंग करता है। या फिर क्या होता है कि कोई भी टीचर आएगा, देखेगा हाँ लिखा है, एक भी फॉल्ट पाएगा, क्रॉस भी कर सकता है, या फिर एवरेज मार्किंग करेगा। अगर आप आउटपुट शो करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। इसमें क्या किया हमने कि जो भी यूजर है उसका नाम ले लिया, मेल आईडी ले ली, उससे पासवर्ड ले लिया, कंफर्म करा लिया उसका पासवर्ड। उसके बाद कर दिया कि सेलेक्ट करें उसका जेंडर मेल फीमेल या अदर है, उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद साइन अप हमने करवा लिया। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। आगे अगर हम बात करें कि मल्टीमीडिया क्या होती है, तो मल्टीमीडिया के बारे में अगर बात करें तो मल्टीमीडिया क्या होती है कि जिसमें हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। देखने का मतलब है इन द सेंस कि मल्टीमीडिया कम्स मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, बहुत सारे डिफरेंस में आती हैं। जैसे अगर हम किसी डिवाइस का यूज करके लाइक म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, या इमेज देख रहे हैं, साउंड हो गया हमारा, वीडियो हो गया, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिल्म हो गया, एनिमेशन हो गया, और बहुत सारी चीजें होती है, तो उसी को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया के बाद अंदर कि HTML वीडियो क्या होती है, तो HTML वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो HTML वीडियो क्या करता है कि किसी भी पेज पे, अपने वेबसाइट के अंदर किसी भी पेज पे वीडियो को शो कराने के लिए हम HTML वीडियो का यूज करते हैं। यानी जो भी वीडियो एलिमेंट होता है उसका यूज करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर वीडियो को शो कराने के लिए। अब एग्जांपल अगर हम बात करें तो वीडियो हमने लगाया, विड्थ क्या हो गया, वीडियो मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है,
जो भी वीडियो है वो कितनी उसकी विड्थ होगी, हाइट होगी, मतलब कितने फॉर्मेट में चलेगी, क्या उसका रीजन होगा। ठीक है, इन चीजों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सोर्स देते हैं। सोर्स का मतलब कि हम अपना पाथ देते हैं। जो भी पाथ होता है उसका फाइल, यानी फाइल की लोकेशन देते हैं कि आखिर वो कंप्यूटर में हमारे कहां से में, फाइल टाइप्स क्या है, वीडियो है, MP4 है, किस तरह का, इन सारी चीजों को देके हम क्या कर देते हैं, टैग को अपने क्लोज कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या करता है, इसमें कंट्रोल एट्रीब्यूट ऐड करता है वीडियो कंट्रोल पे, लाइक प्लेयर, पॉज एंड वॉल्यूम। इन सारी चीजें जैसे हम क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, या फिर अपने म्यूजिक को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमने क्या किया है कि कंट्रोल एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं। उसके बाद विड्थ एंड हाइट क्या करता है, सेट करता है। सेट किस चीज को करता है कि हमारी जो भी वीडियो है कितनी रीजन में चले, यानी हमारे वेबसाइट के अंदर किस प्लेस पे चले, किस तरह से लेफ्ट पैडिंग और मार्जिन, इन सारी चीजों को डिफाइन करने का काम कौन करता है, विड्थ और हाइट, मतलब कितनी तरह से चले कहां पे। उसके बाद सोर्स होता है। सोर्स फाइल क्या करता है कि ये हमें कि एक वीडियो के अल्टरनेटिव वीडियो फाइल्स देता है, जो क्या करता है कि अगर हम चूज करते हैं कि ये वीडियो चले तो तभी वो चलती है। ठीक है, उसके बाद वीडियो हो गया, वीडियो टैग के अंदर हम क्या करते हैं, वीडियो को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें HTML ऑडियो की बात में, तो जैसे HTML वीडियो होता है उसी तरह HTML ऑडियो होता है। ऑडियो क्या करते हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट में कहीं भी HTML ऑडियो का यूज कर रहे हैं तो HTML ऑडियो टैग के जरिए हम कर सकते हैं। कंट्रोल क्या करते हैं इसमें, लाइक जो भी म्यूजिक, जिस तरह से हम वीडियो को क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, पॉज कर रहे थे, या फिर वॉल्यूम को सेट कर रहे थे, तो उस कंडीशन में जैसे हम कंट्रोल एट्रीब्यूट्स का यूज कर रहे थे वीडियो के अंदर, उसी तरह हम ऑडियो के अंदर भी करते हैं। उसके बाद सोर्स का, जिस तरह से उसमें अल्टरनेटिव ऑडियो फाइल को चलाने के लिए हम सोर्स का यूज करते हैं, उसी तरह से इसमें भी करते हैं। उसके बाद ऑडियो टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका एग्जांपल देखें तो जस्ट लाइक उसी तरह है जैसे हमने उसमें देखा था। तो ऑडियो कंट्रोल में क्या होगा, कंट्रोल ऑटो प्ले कर दिया हमने। ठीक है, या तो ऑटो प्ले हो या तो हम उसमें कंट्रोल सेट कर देंगे कि आखिर किस तरह से चलना है, पॉज, प्ले और कब सारी चीजें होनी है। उसके बाद सोर्स फाइल दे देंगे, मतलब 2 अल्टरनेटिव सोर्स फाइल्स, उसके बाद जो भी है हम उसको क्लोज कर देंगे। कि HTML टेबल क्या होता है, तो HTML टेबल क्या करता है कि किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए रो और कॉलम का फॉर्म होता है। मतलब हर एक वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कुछ भी डेटा होता है उसको शो कराने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ डेटा टेबल के फॉर्म में मिलता है, तो उसी को हम टेबल कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे क्लास का टाइम टेबल होता है, क्लास का टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल को अगर हमें किसी वेबसाइट के ऊपर शो कराना है, या हम मान लें कि हमारी कॉलेज की वेबसाइट है और वो हमें क्या कर रही है कि एक टाइम टेबल अपने वेबसाइट के ऊपर शो करा रहे, तो टाइम टेबल किस तरह से इस डेटा टेबल के फॉर्म में आया, उस चीज को हम समझने वाले हैं कि टेबल होता क्या है। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। तो अगर बात करें टेबल के अंदर, तो टेबल क्या करता है कि डिफाइन करता है, अगर टेबल टैग है, टेबल टैग डिफाइन करता है कि टेबल क्या टेबल है। उसके बाद TH डिफाइन करता है कि हेडर, टेबल हेडर। TH का फुल फॉर्म होगा टेबल हेडर, मतलब टेबल का हेडर जैसे आपने देखा होगा, टेबल का हेडर अगर मान लो यहाँ पे संडे हो गया, मंडे हो गया, टेबल के ऊपर लिखा रहता है, ये ब्लैक से होता है, थोड़ा हाईलाइटेड होता है, तो ये क्या होगा, टेबल हेडर हो गया। और उसके बाद TR हो गया, मतलब टेबल के रो मतलब जो भी टेबल के अंदर रो है उसको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद TD टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको शो करने के लिए। कैप्शन हो गया, जब जो भी हम कैप्शन देते हैं टेबल का उसके लिए यूज किया जाता है। कूल हो गया, स्पेसिफिक जो भी कॉलम्स होते हैं, प्रॉपर्टीज, किसी भी कॉलम की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद TH रीड हो गया, उसके बाद T बॉडी हो गया, T फुटर हो गया, मतलब अगर टेबल के अंदर कोई भी कंटेंट हमको देना है तो T फुटर का यूज करते हैं, टेबल के बॉडी के अंदर देना है T बॉडी का यूज करते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर बात करें एग्जांपल के बारे में कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी टेबल, अपने ज्यादातर की टेबल यही आता है कि अपने कॉलेज के ऊपर या फिर अपने स्कूल की टाइम टेबल, ये सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या, डॉक टाइप को हमने डिफाइन किया। डॉक टाइप के बाद क्या करते हैं कि हमने HTML हेडर फाइल लगाया। उसके बाद स्टाइल, देखो स्टाइल भी हमने इसमें टेबल की कुछ स्टाइलिंग सेट कर दी। स्टाइलिंग मतलब CSS पार्ट हमारा है। ठीक है, टेबल का जो भी बॉर्डर कोलैप्स है, कोलैप्स रहेगा, मतलब जो भी बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि 2 बॉर्डर इस तरह से एक ही, जो भी इनकी बॉर्डर रेडियस है वो एक ही पे रहे, बॉर्डर चीजें, तो इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। उसके बाद टेबल के डेटा क्या है, टेबल के अंदर जो भी डेटा, इन सारी चीजों से। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेबल के अंदर किस तरह के टेबल हेडर हो गया। ठीक है, टेबल हेडर
1 हेडर 2 हेडर 3, तो इस तरह से सारी चीजें डेटा है। डेटा के अंदर डेटा हम फिल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे डेटा वन है, तो यहाँ पे टेबल के अंदर हम डेटा डाल देते हैं, जो भी डेटा हमें टेबल के अंदर डालना होता है उसके लिए, फिर दूसरे टेबल के अंदर कौन सा डेटा डालना है उसके लिए, फिर तीसरे टेबल के अंदर क्या डेटा डालना है, इस तरह से। तो उसके बाद देखो कुछ इस तरह से हमारे पास ये क्या है, हमारा टेबल का हेडर है जो शो कराता है, और ये सारे क्या है, हमारे पहले टेबल का डेटा, दूसरे टेबल का डेटा, और फिर ये आता है हमारे तीसरे टेबल का डेटा। तो इस तरह से हम डेटा को शो करा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।